तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एजिट्रियोनम। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एजिट्रियोनम। अब इसकी हमने पहले ही देखा था कि ये कम्प्लीटली सिंथेटिक मोनो बैक्टम है। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या होगा, देखिए टर्ट ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल थ्रियोनिन। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किससे, बेंजील हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ये जो है आपके सामने स्ट्रक्चर ही क्या है, बेंजील हाइड्रोक्सिल अमीन। तो क्या होगा, बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे किसके प्रेजेंस में, डाईसाइक्लोहेक्सिल कार्बोनिमाइड एंड 1 डाईहाइड्रोक्सिल बेंजोट्राइएजोल के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल किस तरीके से जुड़ेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, HOH जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा और जो N है यहाँ से ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए ये दोनों ही आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, अब इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजील हाइड्रोक्सामाइड डेरिवेटिव। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजील हाइड्रोक्सामाइड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्दर ये जो बेंजील हाइड्रोक्सामाइड डेरिवेटिव बना है ये रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है अंडरगोज साइक्लोडिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने के साथ साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रिंग पहले से है, इसके अलावा कोई दूसरा रिंग अभी है नहीं। तो ये जो दूसरा रिंग है वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ से यहाँ बन जाएगा। तो देखिए ये जो रिंग बना यहाँ पे NO एंड CH3, ये जो था ये CH3 है और उसके साथ जो OH था वो क्या हो गया, इस रिंग के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। ये जो OH था वो इसके साथ रिएक्ट करके रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया और ये हमारा बीटा लैक्टम रिंग बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकला और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के साथ ये आपस में जुड़ गया, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन इसको, साइक्लोडिहाइड्रेशन, वाटर का निकलना और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होना। तो अब ये जो कंपाउंड बना है इसको अपन बोलते हैं बेंजील ऑक्सी 3 टर्ट ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल अमीनो 4 मिथाइल एजेटिडीनोन। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम ये है। तो अब ये कंपाउंड फर्दर क्या होगा, रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, देखिए ये क्या होगा, डीबेंजिलाइटिंग मतलब बेंजिल जो ग्रुप है उसका रिमूव हो जाना बाई हाइड्रोजन रिडक्शन यूजिंग पैलेडियम ऑन कार्बन कैटेलिस्ट। तो जो पैलेडियम कार्बन कैटेलिस्ट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन से क्या हो जाएगा, डीबेंजाइलेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो बेंजिल ग्रुप है वो अब निकल जाएगा। तो ये जब बेंजिल ग्रुप जो है अगर ये निकल गया तो क्या होगा, ये बेंजिल ग्रुप के निकलते ही यहाँ पे H आ जाएगा और अब ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो चेंज कहाँ पे आया, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी 3 टर्ट ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल अमीनो 4 मिथाइल एजेटिडीनोन। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये फर्दर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो OH ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड TiCl3 के प्रेजेंस में
ये जो है OH ग्रुप भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे H आ जाएगा। ठीक है, तो H जुड़ रहा है इसलिए इसको रिडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो मॉलिक्यूल बना है, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब कन्वर्ट होकर किस में आ गया, H के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, AJT डाइनोन। ठीक है, AJT डाइनोन। अब ये जो मॉलिक्यूल है फर्दर Cl COO CH2 C6H5 और CF3COOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और ये जो मॉलिक्यूल है इसका, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएगा। कहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा और HCl एक रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जुड़ गया है। ठीक है, और जो O के बाद H था, ठीक है, ये कहाँ से जुड़ रहा है, देखिए सॉरी ये कहाँ से जुड़ेगा, ये जो है इसके टर्मिनल से, यहाँ पे जो एक मेथिल ग्रुप है उसके साथ ये जुड़ जाएगा और 2 मेथिल ग्रुप रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये जुड़ जा रहा है देखिए, और ये जो मॉलिक्यूल है जुड़ने के साथ इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है। तो CH2 COO, ठीक है, और क्या है C6, मतलब इसमें से C6H5 CH2 C6H5 CH2 C6H5 CH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, और इसके बाद ये एक इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जा रहा है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है फर्दर Cl COO CH2 C6H5 CF3COOH और C4Hg होल 4 N+HSO4 माइनस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और अब क्या हो जाएगा, इसका जो ये H है, N के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जो है इसके साथ सल्फो ग्रुप जुड़ जाएगा। तो SO3 माइनस C4H9 4N-3। तो ये जो है अब इसके साथ जुड़ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये H2PD के प्रेजेंस में अब क्या होगा, इसका जो इधर का फ्री रेडिकल था जिसमें रिंग कंपाउंड जुड़ा हुआ था, बेंजीन रिंग जो जुड़ा हुआ था, वो अब रिमूव हो जाएगा और अब ये कंपाउंड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोबैक्टम, है ना। मोनोबैक्टम का एक बेसिक रिंग बन गया। अब ये मोनोबैक्टम जो है इसका हमको एजेट्रियोनम में कन्वर्ट करना है, मतलब अब इस मोनोबैक्टम में सब्स्टिट्यूट को जोड़ना है जो सब्स्टिट्यूट एजेट्रियोनम के साथ थे, एस्ट्रियोनम के साथ जो थे। तो यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप एक है जो कि इसके साथ जुड़ने वाला है। तो ये COOH में से ये OH निकल जाएगा। ये जो C डबल बॉन्ड OH था इसमें से ये जो OH है, ये OH जो है वो निकल जाएगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इसके एक H को रिमूव कर लेगा, इसके एक H मॉलिक्यूल को रिमूव कर लेगा और ये इस पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रोडक्ट जो है बन गया, जिसमें ये आपका मोनोबैक्टम रिंग जुड़ गया है और इस मोनोबैक्टम रिंग के साथ ये जो हमारा कंपाउंड था ये इसके रेडिकल्स से जुड़ गया है। अब क्या है, फर्दर ये CF3COOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और अब क्या होगा, इसका जो ये जो पोर्शन था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, रिमेनिंग जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो
अब ये कंपाउंड जो बन गया यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एस्ट्रियोनम। यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कार्बन के बाद 2 मेथिल ग्रुप था, तो यहाँ पे देखिए कार्बन के बाद 2 मेथिल ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये जो कार्बन है इससे एक O ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो देखिए इस कार्बन के साथ ये O ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर O ग्रुप के बाद एक नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे देखिए एक नाइट्रोजन है जो कि डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से एक तरफ ये रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ COO। तो देखिए एक तरफ ये रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, सेम रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ COO जो कि इस मोनोबैक्टम से NH के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंपाउंड लिखने का तरीका अलग अलग है पर दोनों ही कंपाउंड सेम है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा एस्ट्रियोनम, ठीक है। तो इस तरीके से एस्ट्रियोनम जो कि सिंथेटिक मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है, सिंथेटिक मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक जो कि कंप्लीटली सिंथेटिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन की, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। तो जो मोनोबैक्टम है इसका एक्सक्रेशन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। यूरिनरी एक्सक्रेशन इज अबाउट 70% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, सम इज एक्सक्रेटेड थ्रू द बाइल and serum half life is 1.7 hours, which allows astronom to be administered 2 or 3 times daily depending on the severity of the infection. Less than 1% of an orally administered dose of astronom is absorbed, यानी कि एस्ट्रोनम का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है। प्रोमोटिंग द सजेशन दैट दीज बीटा लैक्टम कुड बी यूज्ड टू ट्रीट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनम है इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत कम होने की वजह से क्या होगा, ये एब्जॉर्ब ना होके ये गैस्ट्रिक रूट से ही होता हुआ, GIT से होता हुआ ये फेसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर हमारे इंटेस्टाइन में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है तो उस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये एक सूटेबल ड्रग होगा, क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होगा और इसका मैक्सिमम जो ड्रग है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, GIT से फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो इसका जो मतलब कि जो 1% है यही लेस देन 1%, 1% से भी कम ओरली एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसका भी 70% जो है वो एक्सक्रीट हो जा रहा है बाइल के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इस ड्रग को जो एलिमिनेशन है वो बाइल सेक्रेशन और लेस देन 1% ही ओरली एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम क्या है GIT से डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है। सो इसका जो हाफ लाइफ है ये बहुत कम है, लगभग 2 घंटे से कम है, 1.7 आवर्स। तो इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट। तो जो हमने पहले ही देखा था कि जो एस्ट्रोनम यानी कि जो मोनोबैक्टम्स होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जुड़ा होगा। तो जनरली इसमें भी क्या होते हैं, रैसेस, ठीक है, एंड सीरम एमिनो ट्रांसफरेज आर द नोटेबल एडवर्स इफेक्ट। सीरम एमिनो ट्रांसफरेजेस आर द नोटेबल एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें भी जनरली रैसेस और एलर्जिक रिएक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। यानी बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो मोनोबैक्टम हो, चाहे वो सिफेलोस्पोरिन हो, चाहे वो पेनिसिलिन हो, इन सभी में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होंगे,
रैसेस होंगे, खुजली हो सकता है। तो इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं मोनोबैक्टम का SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ मोनोबैक्टम्स। तो ये आपके पास एक बेसिक डायग्राम है मोनोबैक्टम्स का, जिसमें ये बीटा लैक्टम रिंग है, और क्योंकि ये एक सिंगल रिंग है तो इसमें नंबरिंग नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हेट्रोएटम से जनरली हम नंबर स्टार्ट करते हैं, और फिर नाइट्रोजन के बाद CH2 CH एंड लास्ट में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसके बाद प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप है, देन फिर अदर, और इसमें R1 एंड R2 क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में क्या क्या ऐसे चेंजेस या बदलाव हैं जिससे कि इसकी एक्टिविटी में कोई असर पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 मिथॉक्सी ग्रुप, यानी कि जो 3 पोजीशन है इस पे मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा लैक्टमेज स्टेबिलिटी एंड लो एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी विथ पुअर केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। यानी कि क्या होगा कि जब इस R1 पोजीशन पे अगर हम क्या जोड़ दें, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दें, तो इससे क्या होगा, ये बीटा लैक्टमेज के स्टेबिलिटी, बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसकी एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी जो होगी वो पुअर हो जाएगी, और केमिकल स्टेबिलिटी भी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए 4 मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल ग्रुप यानी 4th पोजीशन पे कोई मिथाइल ग्रुप, हाउएवर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ बीटा लैक्टमेजेस एंड स्टेबिलिटी टू बीटा लैक्टमेजेस एंड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर द सेम टाइम। ठीक है, मतलब अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे 4th पोजीशन पे जोड़ दिया जाए तो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उसके अगेंस्ट क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं 4,4 जिम डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूशन स्लाइटली डिक्रीजेस एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर 4th पोजीशन जो है, इस 4th पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, डाई मिथाइल, ये जो 2 H ग्रुप है इसको हटा के हम यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, स्लाइटली क्या हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर हम इसको ओरल रूट से लेते हैं तो। ठीक है, देन द एमिनो साइकिल साइड चेन, जो इसका R1 पोजीशन है यहाँ से क्या होगा, एमिनो एसाइल साइड चेन अगर जुड़ा हुआ है तो विच इज़ एनालॉग टू द अदर सिप्टाजिडीम, that of सिप्टाजिडीम is responsible for the high activity with respect to gram negative aerobic bacteria। यानी कि अगर इस R1 पोजीशन से हम क्या जोड़ दें, इस R1 पोजीशन से एमिनो एसाइल ग्रुप जोड़ दें तो जो है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोबैक्टम्स का ये SAR है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अगर 3 पोजीशन पे हमने क्या जोड़ दिया, मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, 3 पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, मिथॉक्सी ग्रुप, तो किसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बीटा लैक्टिमेज की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इन्हांस कर देगा, लेकिन साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की कम हो जाएगी। ऐसे ही 4th पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बीटा लैक्टिमेज के अगेंस्ट इसकी इन्हांस हो जाएगी, और साथ ही साथ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इंक्रीज होगी। और अगर हम 4th पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप एक साथ जोड़ दें तो इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है स्लाइटली कम हो जाएगी अगर हम इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है,
और अगर हम इस R1 की जगह पे एमिनो एसाइल साइड चेन जोड़ते हैं तो इस ड्रग की क्या हो जाएगी, ये रिस्पॉन्सिबल होगा हाईली एक्टिव किसके अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए मोनोबैक्टम्स के बाद अपन बात कर लें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स मतलब ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीटा लैक्टम रिंग वाले एंटीबायोटिक होंगे, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बीटा लैक्टम कोर वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग नहीं भी होगा। तो चलिए देखते हैं। बीटा लैक्टमेज आर अ फैमिली ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल resistance to beta lactam antibiotics. They act by breaking the beta lactam ring that allows penicillin like antibiotics to work. ठीक है, तो जो बीटा लैक्टमेज है वो एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है और वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और ये एंजाइम काम कैसे करता है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है जो कि पेनिसिलिन के जैसे जितने भी एंटीबायोटिक हैं उसके एंटीबायोटिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए देखते हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स विथ बीटा लैक्टम कोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो इसके लिए टेबिपिनिम, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ठीक है, ये चारों ही बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं, यानी कि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे जिससे कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स था वो क्या होगा, डिग्रेड नहीं हो पाएगा और एक्टिव बना रहेगा। ठीक है, तो इसके ये आपके सामने स्ट्रक्चर भी है, देखिए टेबिपेनिम्स का, फिर क्लेवुलेनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है एंड सल्बैक्टम का स्ट्रक्चर ये है। तो इन तीनों में देखिए बीटा लैक्टम रिंग का कोर प्रेजेंट है, बीटा लैक्टम रिंग का कोर प्रेजेंट है। जनरली ये पेनिसिलिन लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए पेनिसिलिन लाइक स्ट्रक्चर है, बस पेनिसिलिन में यहाँ सल्फर था, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ़र है, लेकिन सल्फ़र क्या है, सल्फो ग्रुप के फॉर्म में है, इसमें 2 ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स विदाउट बीटा लैक्टम कोर, यानी कि ऐसे भी कुछ केमिकल होंगे जिनके पास बीटा लैक्टम कोर नहीं होगा लेकिन वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहे होंगे। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एविबैक्टम, रिलीबैक्टम एंड वेबोरबैक्टम। ठीक है, एविबैक्टम, रिलीबैक्टम एंड वेबोरबैक्टम। तो ये जो हैं इनके पास बीटा लैक्टम कोर नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखिए एविबैक्टम का डायग्राम आपके सामने है, ये एविबैक्टम, फिर रिलीबैक्टम, ये रिलीबैक्टम का स्ट्रक्चर है, देन वेब्रोबैक्टम, ये वेब्रोबैक्टम का है। ठीक है, तो आपके पास 4 कौन से हो गए जिनके पास पेनिसिलिन रिंग है, टेबिपिनिम्स, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। ये क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं विथ बीटा लैक्टम कोर। एंड एविबैक्टम, रिलीबैक्टम एंड वेबोरबैक्टम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर हैं विदाउट बीटा लैक्टम कोर। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स थे हमने स्टडी कर लिया है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स एंड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो ये सारे के सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आएंगे। एंड ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में दोनों ही टाइप के मिलेंगे, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग होगा, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग नहीं होगा। तो चलिए फिर अपन नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स में अगले स्लाइड पे चलते हैं।